Good morning, student. Today we are going to start with our remaining portion of chapter number 4, determination of income and employment. This is the second part. और first part हमने previously पढ़ा था, in which we studied about the various types of theories of market. ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं aggregate demand, supply, उनसे related कुछ concept. स्टूडेंट्स फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी, मतलब कुछ बेसिक टर्म्स है जिनका हमको नॉलेज होना चाहिए. तो वन ऑफ देम इज़ एग्रीगेट डिमांड, फिर हम पढ़ने वाले हैं मार्केट डिमांड और एक है एग्रीगेट सप्लाई. तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या होता है हमारे मार्केट डिमांड क्या होती है. ठीक है, तो मार्केट डिमांड बेसिकली मीन्स द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट. ठीक है, एक पर्टिकुलर मार्केट की जो भी डिमांड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड. एंड इट इज़ माइक्रो इन कॉन्सेप्ट, मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होती है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिमांड फॉर fruit, specific fruit, I'm talking about the demand of specific mobile phones etc. तो उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, मार्केट डिमांड. ओके, क्योंकि वो पर्टिकुलर है. अब नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट दी एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो एग्रीगेट डिमांड इज़ द डिमांड ऑफ होल इकोनॉमी. मतलब कि जब भी हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, हर टाइप के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, टोटल डिमांड की बात कर रहे हैं, तो इट वुड बी नोन एज एग्रीगेट डिमांड. तो उस डिमांड को अपन क्या बोल देंगे, एग्रीगेट डिमांड. जस्ट फूड की रेंज की डिमांड, फ्रूट्स की डिमांड, मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड, टोटल पूरी इकोनॉमी के अंदर जो भी टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड रेज हो रही है, इट वुड बी नोन एज एग्रीगेट डिमांड या फिर इट वुड कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. इसको अपन क्या बोलने वाले हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलने वाले. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी थर्ड टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी. और जो थर्ड टर्मिनोलॉजी है वो किसके बारे में है, तो इट इज़ ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, तो स्टूडेंट एक बात याद रखिए, सप्लाई मतलब क्या होता है, तो सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी. मतलब कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, इट वुड बी नोन एज दी सप्लाई, क्योंकि जो प्रोड्यूस्ड होगा उसी को तो फर्दर अपन क्या करने वाले, सोल करने वाले, सेल करने वाले और सप्लाई क्रिएट करने वाले. ओके, तो सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है, वॉट एवर टाइप ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ दी होल इकोनॉमी वुड बी नोन एज दी सप्लाई. टोटल प्रोडक्शन को अपन क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं. एंड प्रोडक्शन वुड बी डन बाय द इंडिविजुअल्स, फर्म्स और गवर्नमेंट. तीनों में से कोई ना कोई इंसान जो है वो प्रोडक्शन करता है. तो एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. और एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड तो हम पहले भी पढ़ चुके थे. अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक. Okay, now we are talking about the components of aggregate demand. So there are four components of aggregate demand. One is household demand, next is investment demand, third is government demand for goods and services, and fourth one is net export. तो अपन एक एक करके सारे कंपोनेंट्स पढ़ते हैं. तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउस होल्ड डिमांड. तो हाउस होल्ड डिमांड इज़ द डिमांड रेस्ड बाय जनरल पब्लिक. ठीक है, जो भी जनरल पब्लिक डिमांड रेस करती है फॉर पर्पस ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज या फिर फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नीड्स. जो भी हमारी बेसिक नीड्स है उससे रिलेटेड जो भी डिमांड हम रेस कर रहे हैं, ठीक है, वेदर इट वुड बी रिलेटेड विद परचेज ऑफ गुड या फिर एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स और एक्सपेंडिचर फॉर सर्विसेज. ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, हाउस होल्ड डिमांड. यू कैन ईजिली गेट द मीनिंग ऑफ गुड्स, बट सर्विसेज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है. तो सर्विसेज मीन्स कि जस्ट अज्यूम कि अगर कोई पर्सन बीमार हुआ है, ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो ही इज़ नॉट परचेजिंग एनी टाइप ऑफ गुड, है ना, ही इज़ जस्ट अवेलिंग दी सर्विसेज. वो सर्विसेज को अवेल कर रहा है, डॉक्टर की फ़ीस का पेमेंट करके. ठीक है, बाकी मेडिसिन लेगा तो वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा गुड्स के लिए. बट इन केस ऑफ हम डॉक्टर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, सर्विस. ठीक है, तो हाउस होल्ड डिमांड वुड कंसिस्ट ऑफ डिमांड रेज बाय जनरल पब्लिक या फिर रेज बाय अ पर्सन फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक फैसिलिटीज़ या बेसिक नीड्स. तो उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, हाउस होल्ड डिमांड फॉर गुड्स इन सर्विसेज. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिमांड. इन्वेस्टमेंट डिमांड आप नाम से ही समझ सकते हो, दैट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इन्वेस्टमेंट मीन्स एनी टाइप ऑफ अमाउंट invested by a person for the purpose of some type of return.
ठीक है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न, तो इट वुड बी नोन एज इन्वेस्टमेंट डिमांड। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड वुड बी रेज बाय द कंपनीज रेज कर सकती है फॉर द परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए। ठीक है, या फिर जनरल पब्लिक भी कर सकती है। तो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट या फिर डिमांड फॉर एक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट वुड बी नोन एज इन्वेस्टमेंट डिमांड। थर्ड वन इज गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या होता है, तो एनी टाइप ऑफ डिमांड रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अभी ऊपर हमने देखा था हाउस होल्ड की डिमांड थी, जनरल पब्लिक की डिमांड थी, वैसे यहाँ पे अब कौन डिमांड रेज कर रहा है, गवर्नमेंट डिमांड रेज कर रही है फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के लिए जो भी डिमांड रेज कर रही है। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक ब्रिज को क्रिएट करिए, एक ब्रिज का डेवलपमेंट करिए, ब्रिज बना रही है। ठीक है, तो जैसे ही ब्रिज बनाएगी तो उसको बहुत सारा रॉ मटेरियल लगेगा, फिर उसको ब्रिक्स लगेगी, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, तो इट वुड बी नोन एज देयर डिमांड। ठीक है, इट वुड बी रेज बाय दी गवर्नमेंट, तो वो किसके थ्रू रेज हुई, गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसको हमने क्या बोल दिया, गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दी नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी आता है। तो नेट एक्सपोर्ट, फर्स्ट नेट एक्सपोर्ट होता क्या है, तो नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट। यू नो कि एक्सपोर्ट क्या होता है, तो एक्सपोर्ट जब भी हम हमारी गुड्स से, सॉरी हमारी कंट्री से कोई भी गुड्स को बाहर पहुँचाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, और जब लेके आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट। तो अब आप सोचो कि हम बाहर पहुँचा रहे हैं, इट मीन्स द डिमांड फॉर द गुड्स वुड बी रेस्ड, है ना, गुड्स की क्या हुई होगी, डिमांड रेज हुई हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसलिए अपन उसको एक्सपोर्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एक्सपोर्ट को क्या करते हैं, ऐड। और इम्पोर्ट को लेस इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी डिमांड हमारी कंट्री में रेज हुई है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, नेट एक्सपोर्ट। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था, आई होप इट्स क्लियर टू यू। और नेट एक्सपोर्ट को अपन आगे भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के टाइम पे पढ़ने वाले हैं। अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या होता है, तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू दी सप्लाई ऑफ वेरियस टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सप्लाई हम कैसे फुलफिल कर पाते हैं, तो बाय वे ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, वी स्टडीड अबाउट दैट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर, मतलब हमने पढ़ा था कि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो लगे होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने पढ़े थे वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वट एवर वुड बी द रिटर्न वुड बी नोन एज फैक्टर इनकम, उसको अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। तो सेम वे में वट एवर टाइप ऑफ अर्निंग डन बाय द जनरल पब्लिक वुड कंसिस्ट या फिर वुड बी द पार्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो जो भी अर्निंग होती है वो किसका पार्ट होती है, एग्रीगेट सप्लाई का। तो वी कैन से कि एग्रीगेट सप्लाई वुड इक्वल टू द नेशनल इनकम। हम बोल सकते हैं ना कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होगा, नेशनल इनकम की, क्योंकि अभी अपन ने क्या सीखा कि जो भी अर्निंग होगी वट एवर वुड बी द फैक्टर इनकम, उसको अपन काय में कवर करने वाले, सप्लाई में कवर करने वाले। ठीक है, तो पूरी इकोनॉमी के अंदर जो भी अर्निंग होती है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की अर्निंग, मतलब सिंपल लैंग्वेज में नेशनल इनकम। तो वी कैन से एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम बोथ आर सेम, फॉर्मूला की फॉर्म में सेम है, टर्म दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अब आप सोचो, ये हम एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं बेसिकली, कि जस्ट अज्यूम देर इज़ अ पर्सन हु इज़ अर्निंग ₹10,000 पर मंथ। ओके, एक इंसान है वो 10,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है, तो वी कैन से कि ही इज़ जस्ट स्पेंडिंग ₹7,000 फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर, वो कुछ भी एक्सपेंडिचर करने के लिए 7,000 रुपीज़ इनकर करता है, एंड रिमेनिंग 3,000 वुड बी सेव्ड बाय, वो 3,000 रुपीज़ को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। ठीक है, ये उसकी हमेशा की पॉलिसी होती है, एवरी मंथ ही इज़ डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क, हर महीने वो सेम करता है, 7,000 स्पेंड करता है, 3,000 सेव करता है। तो वी कैन से कि टोटल अर्निंग बाय अ पर्सन मीन्स 10,000 वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 7,000 प्लस 3,000, मीन्स कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल हमारे क्या आ जाती है, इनकम आ जाती है। ओके, तो ये अपन को समझ में आया। तो पूरी इकोनॉमी में भी यही होता है, द नेशनल इनकम जो होती है वुड कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। तो ये आप देख सकते हो फ्लो चार्ट जो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, तो देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेक्स्ट इज सेविंग। तो वट एवर वुड बी द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट वुड बी डिनोटेड बाय C, and whatever type the saving
done by the general public would be known as by would be denoted as S. इसको अपन कैसे डिनोट करने वाले हैं, एस से डिनोट करने वाले हैं। ये बहुत बेसिक और सिंपल सा टर्म था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन पढ़ने वाले हैं इनसे रिलेटेड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो अपन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।